हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं अनामिका सिंह लेकर आई हूँ आपके लिए कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर जो कि लास्ट टाइम 2017 में हुए थे, तो 2017 के सारे पेपर हम सॉल्व करेंगे। मैं खुद आपको सारे पेपर सॉल्व कराने वाली हूँ। इसके अलावा दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताई थी कि कैसे हमें इस बार कांस्टेबल का पेपर निकालना है। हमारा टारगेट अभी कांस्टेबल है और इसके बेस पे मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी, सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताया था कि कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आता है और सारे सब्जेक्ट में कौन सा पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे। तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारा चैनल देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और उस वीडियो को यदि नहीं देखा है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाती हूँ मैं और आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज मैं केवल जीके के क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ क्योंकि 20 मार्क्स की जीके पूछी गई थी और 20 मार्क्स में किस तरह के क्वेश्चन आए थे ये आज हम देखेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित हुआ माना जाता है? तो सुपर कंप्यूटर का हमें नाम बताना है। ऑप्शन है सहासरा टी, सागा 220, परम युवा सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन है परम 8000। उस सुपर कंप्यूटर का नाम है दोस्तों परम 8000। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल देखेंगे। जो सुपर कंप्यूटर है, आमतौर पर इस कंप्यूटर की तुलना में जो दूसरे नॉर्मल कंप्यूटर है उनकी तुलना में ये हज़ारों लाखों गुना तेज़ी से डेटा को प्रोसेस और उनकी गणना कर सकते हैं। हम जो भी सामान्य कंप्यूटर दोस्तों प्रयोग करते हैं उनकी स्पीड को अरब या खरब कैलकुलेशन पर सेकंड के हिसाब से लगाया जाता है और इसे MIPS यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये। वहीं दूसरी ओर सुपर कंप्यूटर की स्पीड को FLOPS यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड्स में तय किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखाओं के साथ उन्हें संगठित किया? तो और ये जो संगठित हुआ भाषाई रेखाओं के अनुसार दोस्तों, ये किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो हमें अधिनियम बताना है। ऑप्शन ए राज्य क्रमांतरण अधिनियम 1959, राज्य क्रमांतरण अधिनियम 1963, राज्य पुनः आरेखन अधिनियम 1957 और फोर्थ ऑप्शन है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और इसका सही आंसर है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आते हैं थोड़ी इसकी डिटेल के बारे में दोस्तों। भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत सरकार ने अंग्रेजी राज के दिनों के राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की स्थापना की थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में निम्नलिखित में कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिराव फूले ने किया था? तो संगठन का हमें नाम बताना है जिसका आरंभ ज्योतिराव फूले ने किया था। ऑप्शन है सत्यशोधक समाज, बहुजन समाज, जस्टिस पार्टी और फोर्थ ऑप्शन है प्रार्थना समाज और इसका सही आंसर है सत्यशोधक समाज। दोस्तों, जो सत्य शोधक समाज है इसका अर्थ है सच की खोज करने वाला। 24 सितंबर सन 1957 में ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित यह एक पंथ है और ये एक छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था और इसी उद्देश्य से सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2016-17 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? तो हमें बताना है कि जो विजय हजारे ट्रॉफी है वो 2016-17 में किसने जीती? ऑप्शन है मुंबई, सेकंड में तमिलनाडु लिखा है तो तमिल तो आपको पता है वो तमिलनाडु है और थर्ड ऑप्शन है बंगाल, फोर्थ है बड़ौदा। तो दोस्तों 2016-17 में विजय हजारे ट्रॉफी तमिलनाडु ने जीती थी। अब दोस्तों इसके बारे में बात करें, थोड़ी इसकी डिटेल देख लेते हैं हम। विजय हजारे ट्रॉफी को भी रणजी वनडे ट्रॉफी के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2002-3 में एक समिति ओवरों के रूप में इस टूर्नामेंट को शुरू किया गया था। रणजी ट्रॉफी प्लेट से राज्य की टीमों से जुड़े घरेलू प्रतियोगिता है और ये प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे के नाम पर है। और दोस्तों ये जो ट्रॉफी जीती गई थी ना, इसे तमिलनाडु ने जीता था और इन्होंने बंगाल को हराया था और ये इनका 5वां खिताब था। कौन से नंबर का खिताब था? तो ये इनका 5वां खिताब था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। किस वर्ष में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा? ऑप्शन है 1950, 1965, 1947 और फोर्थ ऑप्शन है 1971। तो दोस्तों 1950 में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा।
भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि भारतीय संघ में कितने राज्य हैं। ऑप्शन है 28, 29, 27, 30 और इसका सही आंसर 2017 के अकॉर्डिंग 29 है, क्योंकि उस समय जो हमारे राज्य थे वो 29 थे और केंद्र शासित प्रदेश 7 थे। लेकिन करंट की बात करें दोस्तों, तो करंट में जब भी प्रश्न आएगा हमें आंसर 28 लगाना है, क्योंकि अब जो राज्य है वो 28 है। और केंद्र शासित प्रदेश को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, पहले 7 थे दोस्तों, फिर 9 बने और उसके बाद 26 जनवरी को 2 केंद्र शासित प्रदेश को मर्ज कर दिया गया। और उनका नाम मैं आपको बता देती हूँ, ये पूरी लिस्ट है। जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, दादर और नागर हवेली और दमन और द्वीप ये पहले अलग अलग थे, लेकिन इनको 26 जनवरी को मर्ज कर लिया गया। 4th है दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, यानी कुल जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, अब वो 8 है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले ये जो राज्य है, मैंने राज्य की राजधानियां भी लिखी है यहाँ पर, आपको याद करनी है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। अब जैसे कि पहले नंबर पर है आंध्र प्रदेश, भाषाई आधार पर दोस्तों सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना था और इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है अमरावती। सेकंड नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, इसकी कैपिटल है ईटानगर। असम की है दिसपुर, बिहार की है पटना, छत्तीसगढ़ की रायपुर, गोवा की है पणजी, गुजरात की है गांधीनगर, हरियाणा की है दोस्तों चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की है शिमला, झारखंड की है रांची, कर्नाटक की है बेंगलोर और केरल की है तिरुवनंतपुरम। ये हो गए हमारे 12 राज्य। 13 नंबर पर है मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल है। महाराष्ट्र की है मुंबई, मणिपुर की है इम्फाल, मेघालय की है शिलोंग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, ओडिशा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तराखंड देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ और लास्ट है वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी है कैपिटल है कलकत्ता। तो ये हो गए पूरे 28 राज्य और उनकी कैपिटल, जो कि आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल बता दी इसकी। आते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन पर। निम्नलिखित जिलों में कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो अफीम उत्पादन जिला कौन सा है? ऑप्शन है श्योपुर, मंदसौर, शिवपुरी, सीधी और इसका सही आंसर है मंदसौर। मंदसौर अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था? ऑप्शन है नीदरलैंड, इंग्लैंड, पुर्तगाल, फ्रांस। तो दोस्तों गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश था पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता था? तो प्रयाग के नाम से अभी क्या जाना जाता है दोस्तों? अभी जाना जाता है, ऑप्शन पढ़िएगा, कन्नौज, जबलपुर, वाराणसी, इलाहाबाद। तो आपको याद आ जाएगा कि इलाहाबाद का नाम बदलकर अब प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, तो प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता था? तो आंसर इलाहाबाद ही है। पहले भी ये प्रयाग के नाम से जाना जाता था। और प्रयाग का मतलब क्या होता है दोस्तों? आप इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्रयाग में जो प्र का अर्थ है, प्र का मतलब होता है बहुत बड़ा और याग का मतलब होता है यज्ञ, और इनके मेल से मिलकर बना है प्रयाग, यानी वह स्थान जहाँ बहुत से यज्ञ होते हैं। इसकी थोड़ी और जानकारी लेते हैं हम। जान पड़ता है जिस प्रकार सरस्वती नदी के तट पर प्राचीन काल में बहुत से यज्ञादि होते थे, उसी प्रकार आगे चलकर गंगा यमुना के संगम पर भी हुए थे, इसीलिए प्रयाग नाम पड़ा। यह तीर्थ बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है और यहाँ के जल से प्राचीन राजाओं का अभिषेक होता था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाणसागर बांध नाम किसके ऊपर, इसके ऊपर से रखा गया था? तो हमें बताना है कि किसके ऊपर से रखा था, नाम बताना है। ऑप्शन है भानुसागर और सागर सम्राट, बाणभट्ट और 4th ऑप्शन है वाणा राय। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। इसकी थोड़ी डिटेलिंग देखते हैं। बाणसागर या बाणसागर बांध मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले के देवलोंद नामक स्थान पर निर्मित अंतरराज्यीय बहुउद्देशीय वृहद नदी घाटी परियोजना है और यह बांध मध्य प्रदेश में सोन नदी, जिसे सोनभद्र शिला कहा जाता है, और सोन नदी पर बनाया गया है। तो ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है, मध्य प्रदेश मुख्य न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति पीवी दीक्षित, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला और फोर्थ नंबर पर है न्यायमूर्ति जी बी बुट्ट। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश मुख्य न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल ने रविवार को मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। ये भी हाल ही में, जो करंट की बात है उसके बारे में बात चल रही है कि अभी रविवार को ही इन्होंने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। और अभी वर्तमान में पूछेंगे तो वर्तमान में कौन है, तो अजय कुमार मित्तल है। सोमवार सुबह राजभवन में राज्यपाल लालजी टंडन ने उन्हें इस पद की शपथ दिलाई। वे प्रदेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश बने। इससे पहले वे मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो पहला पूछा जाएगा दोस्तों, तो हम पहला क्या लगाएंगे? पहले है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। और अभी वर्तमान में पूछा जाएगा तो वर्तमान में है अजय कुमार मित्तल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन है मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, आर के शनमुगम चेट्टी और आर वेंकट रमण। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है मनमोहन सिंह। इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 1991 की नई आर्थिक नीति के बाद गरीबी में 1.36% की दर से कमी आई। ये 1991 से पहले 0.44% की दर से घट रही थी और नई आर्थिक नीति के बाद से तकरीबन 13.80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा चुका है। और इसीलिए इस नीति की शुरुआत की गई थी और इसकी शुरुआत की थी मनमोहन सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? ऑप्शन है सूरदास, शूद्रक, कल्हड़ या कल्पक। तो दोस्तों, इसका आंसर है कल्हड़। इसके बारे में जानकारी देखेंगे। राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। कौन सी ग्रंथ है भैया ये? तो यह है संस्कृत ग्रंथ। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। ये कविता के रूप में, राजतरंगिणी जो है वह दोस्तों कविता के रूप में, और इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। किसके ऊपर है ये? तो इसमें कश्मीर की पूरी जानकारी दी गई है, कश्मीर के इतिहास की पूरी जानकारी दी गई है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा का पूरा कार्यकाल खालिस्तान का होता है, ब्लैंक का होता है, तो कितने साल का होता है? ऑप्शन है 6 साल का, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 8 वर्ष। और इसका सही आंसर है 5 वर्ष। इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। लोकसभा का कार्यकाल अपनी पहली बैठक से लेकर अगले 5 वर्ष तक होता है। उसके बाद यह स्वतः भंग हो जाता है। 5 साल के बाद यह स्वतः भंग हो जाता है। और लोकसभा के कार्यकाल के दौरान यदि आपातकाल की घोषणा की जाती है तो संसद को इसका कार्यकाल कानून के द्वारा एक समय में अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो इसका कार्यकाल है लोकसभा का वो 5 साल का तो रहता ही है, लेकिन यदि आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो संसद इसके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा देती है। आगे बढ़ते हैं हम। जबकि आपातकाल की घोषणा समाप्त होने की स्थिति में इसे किसी भी परिस्थिति में 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता और उसके बाद इसे 6 महीने से अधिक और नहीं आगे बढ़ाया जा सकेगा। 6 महीने के अंदर ही उससे संबंधित निर्णय लेने पड़ेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्ट विलियम कलकत्ता में खालिस्तान नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है हुगली, यमुना, ब्रह्मपुत्र या गंगा। तो दोस्तों ये स्थित है कलकत्ता से हुगली नदी निकलती है, तो इसलिए किस नदी के तट पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। थोड़ी जानकारी देखिएगा इसकी। फोर्ट विलियम कलकत्ता में हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बना एक किला है जिसे ब्रिटिश राज के दौरान बनवाया गया था। इसे इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर बनवाया गया था। किसके नाम पर? तो विलियम तृतीय के नाम पर बनवाया गया था। इसके सामने ही मैदान है जो कि किले का ही एक भाग है और कलकत्ता का सबसे बड़ा शहरी पार्क है वो। ठीक है, तो ये इसकी जानकारी हो गई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सिविल अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। सिविल अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। और ऑप्शन है 1942, 1914, 1928 और फोर्थ ऑप्शन है 1930। तो इसका आंसर है 1930।
इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं हम। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी और आश्रम के 78 अन्य सदस्यों ने दांडी अहमदाबाद से 385 किलोमीटर दूर स्थित भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक गांव के लिए पैदल यात्रा आरंभ की। वे 6 मार्च 1930 को दांडी पहुंचे, जहां उन्होंने नमक कानून तोड़ा। दोस्तों उस समय किसी के द्वारा, इसके आगे की डिटेल आप पूरा सुन लीजिए दोस्तों, उस समय किसी के द्वारा नमक बनाना गैर कानूनी था, क्योंकि उस पर सरकार का एकाधिकार था। गांधी जी ने समुद्री जल के वाष्पीकरण से बनने वाले नमक को मुट्ठी में उठाकर उसका बहिष्कार किया। उसका बहिष्कार या कह सकते हैं उसकी अवज्ञा की, और नमक कानून की अवज्ञा के साथ ही पूरे देश में सभी ने अवज्ञा आंदोलन का प्रसार शुरू हो गया था। आते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। सिखों के 9वें गुरु कौन थे? ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अमरदास और गुरु तेग बहादुर। तो दोस्तों इसका आंसर है गुरु तेग बहादुर। इसके बारे में जानते हैं। गुरु तेग बहादुर सिंह का जन्म 18 अप्रैल 1621 को पंजाब के अमृतसर नगर में हुआ था। वह सिखों के 9वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंचॉन एशियाई खेल 2014 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक की संख्या है कितनी है? भारत द्वारा जो स्वर्ण पदक जीते गए उनकी संख्या। ऑप्शन है 12, 10, 11, 9 और इसका सही आंसर है 11। इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। भारत ने इंचियन एशियाई खेलों में कुल 57 पदक जीते थे, 57 पदक जीते थे, जिनमें से दोस्तों 11 थे स्वर्ण पदक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बने? ऑप्शन है दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान, बाबूलाल गौर और फोर्थ ऑप्शन है कैलाश जोशी। तो दोस्तों उमा भारती मुख्यमंत्री रही थी 8 दिसंबर से 2003 तक, 8 दिसंबर 2003 से 23 अगस्त 2004 तक ये मुख्यमंत्री थी। और इनके बाद जो मुख्यमंत्री बने थे वो बाबूलाल गौर बने थे, और ये 23 अगस्त 2004 से 29 नवंबर 2005 तक बने थे। आज के लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये तो आप सभी को पता होगा। ऑप्शन है सिक्किम, गोवा, असम, केरल और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गोवा। इसकी जानकारी ये जो क्वेश्चन है यहीं पर ख़त्म होता है, क्योंकि भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य दोस्तों गोवा ही है, और यदि सबसे बड़ा पूछेंगे तो सबसे बड़ा है राजस्थान। तो आज का जो सेशन है वो यहीं कंप्लीट होता है। टोटल 20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे। सेशन यहीं कंप्लीट कर रही हूँ। यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि इनको हम काफ़ी डिटेल में कवर कर रहे हैं अभी, और ये आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि मैं सारी वीडियो जो प्रीवियस ईयर पेपर है सारे ये सॉल्व करवाऊंगी, और आपको लगातार सारी वीडियो कंप्लीट करनी रहेंगी। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं रहना है। इस बार सिलेक्शन तो हम लेके रहेंगे, घबराना नहीं है, बस हाँ मेहनत करनी है आपको। तो आप हमारे साथ मेहनत करते चलें। नेक्स्ट वीडियो में मैं रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आऊँगी, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और रीजनिंग के क्वेश्चन कितने, इसके बाद के जो 20 क्वेश्चन बचे हैं, जैसे कि 40 नंबर के में जो पार्ट है उसमें रीजनिंग और जीके आती थी, तो जीके का 20 पार्ट हो गया है। 20 मार्क्स का जो बचा है उसको हम रीजनिंग का नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।